ఇక అగ్రకులాల్లో పేదలకు రిజర్వేషన్ల అంశం ప్రస్తుతం రాజ్యసభలో చర్చ నడుస్తోంది. కేంద్ర న్యాయశాఖ మంత్రి రవిశంకర్ ప్రసాద్ మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు ఆ లైవ్ చూద్దాం. मेमो बना तो इंदिरा शौने केस में वो विषय गया और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अभी के पार्ट 3 के चैप्टर के अंतर्गत आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोगों को आरक्षण नहीं दे सकते. यह विषय वहां था. अध्यक्ष जी, उपसभापति जी, एक विषय को मैं यही और खत्म करना चाहता हूं. बार बार 50%. Sir, I request you and I propose to extend the time of the House till finalization of the business. पूरे हाउस का सेंस है और तय है. Okay, so प्लीज. सर, ये बात बार बार आ रही है कि 50% की सीमा को हम अतिक्रमण कर रहे हैं. We all accept, please. I think 13 bills. Bill or all the business of today. Sir, मैंने जो बोला है वो till the finalization of the business बोला है, पर अगर कोई बिल नहीं करना है तो कोई बात नहीं. आप ठीक है, आपकी बात देखिए. ठीक. अच्छा, स्पेशल मेंशन तो मेंशन कर सकते हैं. स्पेशल मेंशन तो मेंशन कर सकते हैं. मेंबर्स चाहते हैं तो इसमें क्या अर्ज है जी? कोई दूसरा बिल नहीं आ रहा. प्लीज. माननीय नागर जी, आप सदस्यों के बीच से ये प्रस्ताव आया कि अंत में जो स्पेशल मेंशन हो करा दिया जाए. वो ठीक है सर, प्लीज. हाँ, लेकर आ देंगे, प्लीज. सर, यह विषय सुप्रीम कोर्ट के सामने आया. 50% की सीमा संविधान में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों में आई. और जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा फैसला है इंदिरा शौने का, जिसमें मेजॉरिटी निर्णय जस्टिस जीवन रेड्डी और बाकी 6 जज ने लिखा था, मैं उसके सिर्फ 2 लाइन को पढ़ना चाहता हूं. सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पारा 812. वी आर ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन दैट दिस रूल ऑफ 50% applies only to reservations in favor of backward classes made under 16(4). अर्थात जब आप एजुकेशनल एंड सोशल बैकवर्ड, जिसमें एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, उसके लिए रिजर्वेशन करेंगे तो आप 50% से आगे नहीं जा सकते. यह है सुप्रीम कोर्ट का फैसला. माननीय उपसभापति जी, इस पूरे चर्चा में लोगों ने कई विषय और उठाए, उनका अधिकार है. बिल पर थोड़ी और चर्चा होती तो हमें भी अच्छा लगता. मैं बिल पर एक बात कहना चाहता हूं. इस बिल में हम क्या कर रहे हैं? मौलिक अधिकार की 2 धाराओं में बदलाव कर रहे हैं, जो हमारे माननीय थावर चंद ने कहा. संविधान की धारा 15 में एक क्लॉज जोड़ रहे हैं जिसमें हम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात कर रहे हैं. एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी उनको देंगे, पब्लिक प्राइवेट स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जो बाकी स्थिति है. और 16 में एक क्लॉज 6 ऐड कर रहे हैं जिसमें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हम उनके लिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जगह दे रहे हैं, इन एडिशन टू जो एससी एसटी है. और सबसे बड़ी बात क्या है इस बिल में, कि अभी जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है एससी एसटी और ओबीसी के लिए, वो बरकरार रहेगा, उसको जहां भी नहीं छू रहे हैं, एज इट इज रहेगा. अब जरा मुझे बोलना, कृपया नहीं, जगह पर बैठकर ना बोले, महत्वपूर्ण बात करो. कृपया शांत रहें. हाँ. सर, इसमें 2 बातें और आती हैं. क्या संसद को अधिकार है या नहीं कि जो प्रियम्बल में प्रावधान है, जो आर्टिकल 46 में प्रावधान है, उसमें इस देश के हम उन गरीबों की चिंता करें जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है. आज मैं देश की राजनीति के बारे में 1-2 बातें कहना चाहता हूं. क्यों कहना चाहता हूं? क्या सच्चाई नहीं है कि बहुत सारे जो पिछड़ों के आंदोलन हुए, उनके पीछे वो लोग खड़े थे जो अगली जाति से आते थे, क्योंकि सामाजिक न्याय में उनकी आस्था थी. आज ये सच्चाई नहीं है कि हमारी पार्टी ने प्रामाणिकता से विचार किया कि कई स्टेट में ऐसे मुख्यमंत्रियों को आगे बढ़ाया जो पिछले वर्गों से आया करते थे. ये राजनीतिक सच्चाई है. और ये मैंने कहा खाली हम ही ने किया, बाकी लोगों ने भी किया होगा. अब कांग्रेस
पार्टी से मैं एक सवाल पूछता हूं, मुझसे बहुत बातें पूछी गई, ये भी सोच रहे थे, ये पूरा जो रिपोर्ट इन्होंने कमीशन बैठाया था माननीय उपसभापति जी, उसकी रिपोर्ट मेरे पास है, जिसमें सिन्हो कमीशन ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आरक्षण देने की बात कही थी और बाकी वेलफेयर मेजर्स की बात कही थी। यह रिपोर्ट 22 जुलाई 2010 को सबमिट की गई यूपीए सरकार के मंत्री को सरकार के विचार के लिए। किसने रोका था आपको? आप 10 में 1 साल पहले दोबारा जीत के आए थे। आप हमसे तो बहुत सवाल पूछ रहे हैं, अभी क्यों ला रहे हैं, अभी क्यों ला रहे हैं। आपको किसने रोका था 10 में कार्रवाई नहीं करने के लिए? माननीय उपसभापति जी, मैं इस रिपोर्ट को पढ़ करके विस्तार से आपका सदन का समय नहीं लूंगा, सिर्फ एक बात कहूंगा, इसमें जो चेयरमैन थे मेजर जनरल सुनो, उन्होंने साफ लिखा है बाकी मेंबर्स के साथ कि हम लोग देश भर में गए, हर राज्य सरकार से बात किया, पूरे गैर आरक्षित वर्गों के इकोनॉमिक स्थिति का विचार किया, नेशनल सैंपल सर्वे डाटा का विचार किया और सब कुछ विचार करने के बाद हम ये आए हैं। उपसभापति जी, मैं आपने से एक सवाल पूछना चाहता हूं। हम सभी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, इधर भी लोग बैठे हैं, और मैं मानता हूं कि सभी लोगों ने अपने तरीके से देश को समझने की कोशिश की है। क्या यह सच्चाई नहीं है कि क्या अगड़े वर्ग के लोग क्या ब्राह्मण राजपूत मजदूर हैं कि नहीं? मैं बहुत विनम्रता से बोलना चाहता हूं। अच्छा, ठीक है, आपने नहीं देखा होगा, हमने देखा है। कृपया बीच में टिक्का टिप्पणी ना करें। माननीय मिस्त्री जी, सीट पर बैठकर टिक्का टिप्पणी करना, आप अनुभवी आदमी हैं, मुझे टिप्पणी नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या यह हमें बताइए आप कि कोई सरकार अगर जिम्मेवारी से काम करे। कृपया अपनी जगह बैठे। क्षेत्रों में पुनिया नहीं जाइए, देखिए कितने सफाई कर्मी आप कृपया बहस को चलने दें। माननीय उपसभापति जी, मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन यह सच्चाई है कि अगले वर्ग के लोग भी गरीबी में हैं। गांव में जाइए, आपको अगले वर्ग के लोग रिक्शा चलाते हुए मिलेंगे। मैं भी विद्यार्थी का करता रहा हूं, बहुत दिन हो गया जेपी मोर्चा से काम करते हुए। मैं इस सदन में कहता हूं, घूमता हूं तो देखता हूं कितने गरीब लोग हैं, उनको भी अवसर मिलना चाहिए। अगर हमारी सरकार ने आज सोचा है और बाकी सदन सोच रहा है, इसमें गलत क्या है? इस पर क्यों चर्चा होनी चाहिए? और अगर आपने 5 साल कोई काम नहीं किया तो हम कर रहे हैं तो सवाल उठा रहे हैं, इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा होता आप ये कर देते, हमारे लिए काम नहीं छोड़ते। तो ये बात जाननी बहुत जरूरी है। माननीय सभापति जी, संविधान के जब हम फंडामेंटल राइट में बदलाव करते हैं तो यह हमारा अधिकार है, ये सदन का। अभी तक जो संविधान की सोच थी उसमें क्या था कि जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, उनको आपने आरक्षण दिया, और जो हमारे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको वो भी आरक्षण दिया और उनको राजनीतिक आरक्षण भी दिया। उपसभापति जी, देखिए, संविधान को बनाने वालों को सही में बहुत दूरदृष्टि थी। उन्होंने ओबीसी को, एससी एसटी को रिजर्वेशन दिया पढ़ाई में और सरकारी नौकरी में, लेकिन उन्होंने विधानसभा लोकसभा रिजर्वेशन दिया सिर्फ और सिर्फ एसटी और एससी को, क्योंकि वो जो समाज बनाना का सोच रहे थे इस संविधान के माध्यम से, उस समाज के सारे खंभे मजबूत हों। तो उनको लगता था कि बाकी तो समाज चलेगा, एसटी एससी को और आगे बढ़ाने के लिए हम उनको संसद में और विधानसभा में जगह देनी पड़ेगी। मैं आज कोई बहस करने को नहीं हूं, अच्छी बात है, बाकी स्टेट भी देना रिजर्वेशन जरूर देना चाहिए। अभी हमारे आरसीपी सिंह ने बिहार की बात की, अच्छा किया। हमारे कई प्रदेशों ने बहुत अच्छा काम किया, हो सकता है बाकी प्रदेशों ने भी किया होगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि सभी वर्ग आगे बढ़ें। एक मैं सोच रहा था कि किसी की टिप्पणी में क्लैरिफिकेशन आएगा। यह संविधान के मौलिक अधिकार में परिवर्तन है, यह सिर्फ हिंदुस्तान सरकार की नौकरी के लिए नहीं उपसभापति जी, यह प्रदेश सरकार की नौकरी पर भी लागू होता है, यह समझने की जरूरत है। और इसीलिए जो इसमें एक प्रोविजन है जिसको नहीं पढ़ा गया, क्लॉज 2 में, फॉर द एक्सप्लेनेशन पढ़ रहा हूं, फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस आर्टिकल एंड आर्टिकल 16, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन शैल बी सच as may be notified
by the state from time to time on the basis of family income and other indicators of economic disadvantage. तो किसी राज्य को यह अधिकार है? 8 लाख पर बहुत लोग सवाल कर रहे हैं। कोई प्रदेश सरकार कह सकती है कि भाई हम अपने यहां तो 5 लाख ही रखेंगे राज्य की नौकरी के लिए? आपका अधिकार है, यह अधिकार आपको संविधान दे रहा है। तो इस पर जब भारत एक फेडरल कैरेक्टर का देश है जहां केंद्र सरकार के अपने अधिकार हैं, लेकिन प्रदेश में भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए अब आपको इसके बाद यह बंधन देना पड़ेगा कि उनके लिए 10% रिजर्वेशन देना पड़ेगा। उसके मानक क्या होंगे, यह मानक राज्य सरकार तय करेगी। तो ये एक इनेबलिंग एटमॉस्फेयर हम फंडामेंटल राइट में बदलाव करके कर रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है। अध्यक्ष जी, सभापति जी, मैं ये दोनों पर ये आज का अमेंडमेंट बंधनकारी होगा जो आज से पास होने के बाद राष्ट्रपति जी साइन करेंगे। अब मैं एक बात, 61 लाख नए लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड में रजिस्टर हुए हैं कि नहीं, तो रिपोर्ट में लिखा हुआ है। रेलवे में 1,30,000 तक की नौकरी प्रोसेस में है कि नहीं, मुझे आप बता दीजिए। आज हमारे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में उनके समय में 2 फैक्ट्री थी, आज 127 फैक्ट्री हो गई है। लगभग 5 लाख लोगों को नौकरी मिली है कि नहीं मिली, मुझे बताइए आप। मुद्रा की बात मैं आपसे कर चुका। आप मुझे ये बताएं कि आज देश में डिजिटाइजेशन हो रहा है, डिजिटल पेमेंट दुनिया देख रही है, उसमें लोगों को नौकरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? सड़कें बन रही हैं, अधिक उनकी तुलना दुगनी बन रही है, तो लोगों को नौकरी का अवसर मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री के आवास योजना से हो रहा है कि नहीं? आज हवाई चप्पल पहनने वाला विमान में उड़ रहा है क्योंकि नए नए विमान के अवसर आ रहे हैं। नौकरी तो मिल रही है कि नहीं मिल रही है? हमारे कॉमन सर्विस सेंटर में जो डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विस की बात होती है, 12 लाख बच्चे काम करते हैं लगभग 3.25 लाख CSC सेंटर में, जिसमें 60,000 हमारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो ये हम लोग ये हैं और ये बदलाव किए हैं और ये बदलाव हम लोग करेंगे। सभापति जी, इस पर मैं और ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। मैंने थोड़ी बात इसलिए कही कि डेरिक जी ने बहुत शब्दों का, हम लोग बहुत बोल सकते हैं, उसके लिए अगले अवसर पर हम बहस करने को तैयार है जब बजट आएगी और राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होगा तो। धन्यवाद भी सब आएंगे। लेकिन एक बात हमसे पूछेगी कि अभी क्यों लाए हो, इसका जवाब देना जरूरी है। ये बताएं, अगर आप समय से नहीं लाए, हम आपके लिए लेट से ही लाए, तो इस पर हमसे हमें हिम्मत तो दिखाया। नरेंद्र मोदी सरकार की हिम्मत है कि गरीबों के हर वर्ग के लिए सबका साथ सबका विकास की हम चिंता करते हैं। लेकिन डेरिक बाबू क्रिकेट को काफी चिंता करते हैं उसकी, कई बार उनका क्रिकेट का आजकल देख रहे हैं कि उनके बचपन की कहानियां बहुत आती हैं, अच्छा लगता है हमको सुन करके। हालांकि उनके बाकी कहानियां में बहुत है, वो भी हमको मालूम है, इंक्लूडिंग इस योर डेज ऑफ द ग्रेट क्विज मास्टर, बट वो चर्चा बाद में करेंगे। उपसभापति जी, क्रिकेट में छक्का स्लॉग ओवर में लगता है, मालूम है ना आपको? जब मैच क्लोज होता है तो छक्का लगता है। तो अगर आपको उसी पर परेशानी है तो ये पहला छक्का नहीं है, और छक्के आने वाले हैं। वो विकास के लिए आएंगे, बदलाव के लिए आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आएंगे, और हारने की बात तो जनता तय करेगी। आपको हमारा आज से नहीं 14 से हमारे खिलाफ है। हमारा पूरा विश्वास है जब भी चुनाव होगा देश की जनता एनडीए, बीजेपी और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारी बहुमत दोबारा देगी, हमारा बड़ा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।